Hi everyone. So let's continue with our test discussion. हमने 2 टेस्ट पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा टेस्ट का डिस्कशन होगा एंड मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टेस्ट है एक्चुअली टेलीग्राम चैनल पर हम डेली बेसिस पर प्रोवाइड करते हैं। 25 क्वेश्चन का टेस्ट होता है और इसमें सारे के सारे बीपीएससी पीवाईक्यूज पर आधारित टेस्ट हैं। और ये बीपीएससी का ट्रेंड रहा है या किसी भी एग्जाम पेपर को देखे तो प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। So via this, you will be able to score much better in your examination. So let's start without delaying. Question number 1 देखते हैं. Which of the following is not among the rare earth metals that is used in manufacturing electrical and electronic components? Option scandium, option B lanthanum, option C cerium and option D radium. और ई की मैं उतना ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसका मतलब है कि नॉट अटेम्प्टेड। ये मार्क करना कंपलसरी है अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आप बताओ कि क्या आंसर होगा। वैसे इसका राइट आंसर है रेडियम। मैं आपको थोड़ा सा रेयर अर्थ मेटल के बारे में बताता हूँ। पहली बात तो ध्यान रखना है कि ये जो रेयर अर्थ मेटल नाम है इसके नाम पर नहीं जाना है। रेयर अर्थ मेटल इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ही रेयर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका एक्सट्रैक्शन बड़ा डिफिकल्ट है और टेक्निकली एडवांस इक्विपमेंट सबकी जरूरत पड़ती है। एंड द सेकेंड फैक्ट, इसमें टोटल 17 मेटल एलिमेंट्स आते हैं। 15 जो है लेंथेनाइड सीरीज के आते हैं और 2 जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होते हैं। टोटल 17 एंड ऑल आर मेटल्स। किस लिए ये यूज होता है तो आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो चिप्स हैं या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी हाई डिमांड। तो प्लीज आप इस 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स को याद रखिएगा अगर पॉसिबल है तो। एंड गिव मी वन मोर आंसर कि क्रिटिकल मिनरल्स वो क्या होते हैं, कितने हैं भारत में क्रिटिकल मिनरल्स जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं ऑफिशियली। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, नोवो नॉर्डिक्स द मैन्युफैक्चरर ऑफ वंडर ड्रग ओजेम्पिक, ये जो कंपनी है कौन से देश की है? डेनमार्क, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी चाइना। कुछ गैस कर पा रहे हो आप? एक्चुअली द राइट आंसर इज डेनमार्क। ध्यान देने वाली बात यह है कि ओजेम्पिक को वंडर ड्रग भी कहा जाता है और कंपनी का नाम भी याद रखना है नोवो नॉर्डिक्स। इससे आप नॉर्वे से कंफ्यूज मत हो जाना। राइट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। Whom did डी गुकेश defeated to become the youngest world chess champion in December 2024? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बीपीएससी बार बार पूछती है, इसलिए आप इस सेक्शन को मजबूत करके रखिएगा। तो किसको डिफीट किया? आपके ऑप्शन है हिकारू नाकुमुरा, बी मैग्नस कार्लसन, सी डिंग ल्यूरेन, डी पेबियानो कारुआना। सो द राइट आंसर इज डिंग ल्यूरेन। ठीक है, इनको डिफीट किया था और डिफीट करने के बाद यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए थे ये। और कुछ और पर्सनालिटी जो चेस से रिलेटेड हैं जिनको आप सुनते हैं, ध्यान रखिएगा उसे। आर प्रज्ञानंद का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। और मैग्नस कार्लसन के बारे में तो आप बहुत बार सुने होंगे वैसे। So please go to the sports section and revise. So let's move to the next question. Question number 4. Which among the following are true about Indus Water Treaty 1960? इस पर क्वेश्चन है, काफी न्यूज में रहता है ये वैसे। Statement 1. The treaty was signed between Jawaharlal Nehru and Field Marshal Ayub Khan at Lahore. Statement 2. The treaty allowed India to generate hydroelectric power from Chenab, Indus, Jhelum River. Statement 3. The Permanent Indus Commission formed shall have one commissioner from each from India and Pakistan. एक इंडिया से होगा, एक पाकिस्तान से होगा। और ये आपकी हिंदी में दिए गए हैं, आराम से पढ़िए। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज 2 and 3। ठीक है, स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों? क्योंकि ये लाहौर नहीं कराची में ये मीटिंग हुई थी। देखिए कहाँ माइनर मिस्टेक आपसे बीपीएससी करवाती है, इसको समझना है। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो यस, ये जो है इंडस वाटर ट्रीटी, मैं थोड़ा बता देता हूँ, 1960 में आया था वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से। और इंडस के जो टोटल 6 रिवर्स हैं इंक्लूडिंग द ट्रिब्यूटरीज, तो 3 जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडस, झेलम और चेनाब, ये पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में गया था। और जो रबी, बियास, सतलज ये इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आया था जो कि ईस्टर्न फ्लोइंग है। ठीक है, और इस एग्रीमेंट में ही ये बात भी बोली गई थी कि भारत चाहे
तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इन तीनों रिवर पर बना सकता है, मतलब ये हुआ कि वाटर को भारत होल्ड नहीं करेगा। ओके, सो ऑप्शन 2 और 3 इज राइट। कहाँ मिस्टेक किया गया, आप इस चीज को जरूर गौर करिएगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, along with India's Subhanshu Shukla astronaut, from which other countries were part of EXIM 4 mission of 2025 to the International Space Station? मतलब ये अभी जो शुभांशु शुक्ला EXIM 4 मिशन के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, तो उसके साथ और भी कुछ स्पेस यात्री गए थे, तो वो कौन से देश के थे? तो यहाँ पर आपका नाम है यूएसए, दूसरा नॉर्वे, तीसरा पोलैंड और चौथा हंगरी। तो आप बताओ कि क्या आंसर होगा। सो द राइट आंसर इज 1, 3 एंड 4, नॉर्वे नहीं है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि एक्चुअल में जो गए थे शुभांशु शुक्ला के साथ, वो कौन कौन से व्यक्ति थे, नाम याद रखिए। और एग्जाम 4 मिशन ये भी याद रखना है कि एक्चुअली में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने का ये एक मिशन था। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि इसरो एंड द स्पेस रिलेटेड मिशन जो न्यूज़ में रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, जैसे गगनयान से है या आदित्य L1 है। ठीक है, तो डोंट इग्नोर दैट। और हमने करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में मैंने आपको करवाया भी है, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द विनर ऑफ वुमेन्स सिंगल इन द फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2025? क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखिए कि वुमेन पूछ रहा है या मेन पूछ रहा है, क्योंकि अगर आपने WO भूल गए ना, तो पूरा OMR आप भूल जाओगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन इज आर्य स्वलंका, ऑप्शन बी टेलर टाउनसेंड, ऑप्शन सी बारबरा केजिकोबा, ऑप्शन डी कोको गॉफ। तो आप बताओ कौन जीता है, अगर याद हो तो। यस, इट इज कोको गॉफ। किसको हराकर? आर्यन श्रीलंका को हराकर। ठीक है, अब आपको बताना है कि मेंस सिंगल इन द फ्रेंच ओपन वो किसने जीता था, विंबलडन ओपन में कौन जीता था, यूएसए ओपन में कौन जीता था। ये सब तो काफी फेमस है ना, बीपीएससी पूछती है। PYQ को आप देखना कभी उठा के, स्पोर्ट्स सेक्शन को मिल जाएगा आपको ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री शेयर द बॉर्डर विद यूक्रेन? स्टेटमेंट 1 मोल्दोवा, ऑप्शन 2 बेलारूस, ऑप्शन 3 रोमानिया, ऑप्शन डी स्लोवेकिया। तो कौन है भाई? तो एक्चुअली में इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव है। मोल्दोवा भी है, बेलारूस भी है, रोमानिया भी है और स्लोवेकिया भी है, और इसके साथ साथ पोलैंड भी है, हंगरी भी है। टोटल 7 देश टच करते हैं इससे। कैसे याद रखेंगे? UKARINE, 7 शब्द अक्षर है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 याद रख लीजिए। और इतना ही नहीं, ईरान न्यूज में है, अफगानिस्तान न्यूज में है और UAE न्यूज में है। तो UAE में कौन से वो आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ मतलब एसोसिएशन, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ईरान के परिप्रेक्ष्य में ये भी ध्यान रखना है कि हाल फिलहाल में जो वहाँ न्यूक्लियर अटैक हुआ, तो उस न्यूक्लियर अटैक का साइट कहाँ था, और कुछ ऑपरेशंस लॉन्च किए गए ईरान के द्वारा, इजराइल के द्वारा, USA के द्वारा, उस ऑपरेशंस का क्या नाम था। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज सिचुएटेड बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग? काफी फेमस, काफी चर्चा में अभी। गल्फ ऑफ पर्शिया, नंबर 2 गल्फ ऑफ अडेन, नंबर 3 गल्फ ऑफ खंबात और नंबर 4 गल्फ ऑफ ओमान। भाई गल्फ ऑफ खंबात तो होगा ही नहीं, वो तो इंडिया में है। तो 3 को अगर काट भी देते हैं तो 1 and 4 and 2 and 4, तो दोनों में से कोई डिसाइड करिए। वैसे इसका राइट आंसर है गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान। ध्यान रखिए, एडेन नहीं। एडेन तो आपका वो वाला है, बैब अल मंडेब स्ट्रेट। याद आ रहा है कुछ? तो बता दीजिए, बैब अल मंडेब स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज के बीच में है? उसी प्रकार से आप बताइए, कर्च स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज के बीच में है? Now moving to question number 9, as per 2011 census, what is the state of India child sex ratio? Option A 933, option B 943, option C 972, option D 919, 919। तो क्या आंसर होगा? बहुत इजी है ये, 919 ये इंडिया का है। जब आप ऐसे पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ आपको एडिशनल फैक्ट्स भी रिकॉल करना चाहिए कि आप बताओ बिहार का कितना है, 935 है ना। और ये चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात बोली जा रही है, सेक्स रेशियो वो कितना है, इंडिया का भी बिहार का भी, ये भी बताओ। और इतना ही नहीं, चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते किसको हैं, ये भी थोड़ा सा डेफिनेशन याद रखिए ना। 0 से 6 ईयर्स के एज ग्रुप में जो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल है,
उसको कहते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। प्लीज रिमेंबर दिस डेफिनेशन। और सेक्स रेशियो का डेफिनेशन क्या होता है वो भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2021-22, हाईएस्ट शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, वो कौन से देश से आए हैं? क्या वो नेपाल से आए हैं, या भूटान से, या अफगानिस्तान से, या बांग्लादेश से? तो इसका राइट आंसर है नेपाल। सबसे ज़्यादा नेपाल से आए हैं। प्लीज रिमेंबर, नेपाल जो देश है, भारत की कौन सी राज्य, कितने राज्य बॉर्डर साझा करते हैं, और बिहार का कितना डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर साझा करता है, ये बताओ आप हमें। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। व्हाट डज द ब्लू इकोनॉमी रेफर टू? ये जो है ना, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, पर्पल इकोनॉमी एंड सिल्वर इकोनॉमी, या फिर सिंपली कहो कलर इकोनॉमी या कलर रिवॉल्यूशन, ये बीपीएससी का फेमस टॉपिक है, तो बी प्रिपेयर्ड। व्हाट डज दैट मीन? So when we talk about this blue economy, आपका ऑप्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू ओशियन, सी एंड कोस्ट। ऑप्शन बी इकोनॉमी बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ऑप्शन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्काई बिकॉज स्काई इज ब्लू। क्या ऑप्शन दिया है, मजेदार है वैसे। ऑप्शन डी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ड्रिवन व्हीकल्स। थोड़ा ऑप्शन मतलब कंफ्यूजिंग दिया है। वैसे आप बताओ, अगर ब्लू इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा भी आपने सुना होगा कि ये कहीं ना कहीं ओशियन, समुद्र से रिलेटेड यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज सब होते हैं उससे जुड़ा है, तो आंसर पर आप पहुंच जाओगे। ए एग्जाम्पल क्या है, तो आप देखो ना, पॉलीमेटालिक नड्यूल्स का एक्सट्रैक्शन है, शिपिंग है ना, जहाजों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं, या फिर टूरिज्म भी आप रख सकते हो, एक्वाकल्चर, एक्वा फिशिंग का भी एग्जाम्पल है, तो दैट कम्स अंडर द ब्लू इकोनॉमी। पोर्ट्स, पोर्ट्स भी आएंगे। पोर्ट्स को लेकर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी था, कुछ याद आ रहा है? एक पोर्ट्स के लिए था, एक रोड के लिए था, उन दोनों का नाम आप हमें बताइए। माला कुछ करके था, मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड? सबसे इजी क्वेश्चन भाई, ऑप्शन भी पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ने की जरूरत है। टोटल 36 आइलैंड है, ठीक है। अब ये बात हमें बताओ कि अंडमान और निकोबार में एंड लक्षद्वीप में, दोनों में से कोरल आइलैंड कौन सा है? लक्षद्वीप ही है। अब एक बात और आप हमें बताओ कि टॉम्पेन ट्राइब कौन से आइलैंड में रहते हैं? ठीक, चलो ज़्यादा पूछ लिए, 2-3 और पूछ लेते हैं क्वेश्चन आपसे। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये थोड़ा सा बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। मैत्री सेतु, द ब्रिज कनेक्टिंग इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा विद बांग्लादेश हैज बीन बिल्ट ऑन विच रिवर? कौन से नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन बी गोमती, सी फेनी रिवर, और डी शुमली रिवर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है फेनी नदी, और फेनी नदी त्रिपुरा से ही निकलती है, और ये कोई ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, सहायक नदियां नहीं है ब्रह्मपुत्रा की, याद रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दिया जा सकता है, ठीक, तो याद रहेगा आपको। चलो याद रहेगा तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। आईएमटी हाईवे में ये जो आईएमटी देश है, 3 देश का नाम है, ये कौन सा है? कौन से ये 3 देश है? एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ये किन 2 देशों के बीच में है? क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूके। तो क्वाड में आपने पढ़ा होगा कि 4 देश आते हैं, और 4 देश वो कौन से? ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएसए है, यूके है क्या? नहीं बाबा, जापान है। तो जापान होना चाहिए, तो डी गलत हो जाएगा। और इन क्वाड देशों के बीच एक एक्सरसाइज भी होता है, उस एक्सरसाइज का नाम बताइए। MA, माँ मैंने लिख दिया, अब बाकी आप कंप्लीट करिए, हिंट दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाई भारत मैटर्स? शशि थरूर, जे साई दीपक, विक्रम संपट, एस जयशंकर, किसने लिखा है ये बुक? सो द राइट आंसर इज एस जयशंकर। और बुक्स एंड ऑथर्स पर बीपीएससी हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछती है, उसके लिए मैंने डेडिकेटेड आपको MCQ नोट्स के फॉर्मेट में PDF बना के टेलीग्राम पर डाला हुआ है, तो प्लीज विजिट द टेलीग्राम एंड access your free PDF and solve the MCQ, accelerate your preparation. तो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तंसिक टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? देखो, इससे पहले के पेपर में भी मैंने एक एक्सरसाइज पर क्वेश्चन पूछा था, मैंने मतलब बीपीएससी ने पूछा था, मैं तो यहाँ पर आपको MCQ के फॉर्मेट में दे रहा हूँ। दैट हाईलाइट्स की एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑप्शन है आपके UAE, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी इजराइल एंड ऑप्शन डी ईरान। तो ये जो सदा तंशिक एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में है, प्लीज रिमेंबर। और भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी MCQ के फॉर्मेट में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फिर से आपका स्पेस एंड इसरो मिशन आ गया। इसरो का पहला सोलर मिशन का नाम क्या है?
सूर्य L1, आदित्य L1, रवि L1, भास्कर L1। कितना बढ़िया से ऑप्शन सेट किया है, पर्यायवाची ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन का राइट आंसर है आदित्य L1। और टोटल 7 पेलोड इस मिशन के अंतर्गत मौजूद है। ठीक है। और कौन से लॉन्च व्हीकल से इसे भेजा गया था ये आप हमें बताइएगा। कौन से तिथि को ये लॉन्च किया गया था ये भी आप हमें बताइएगा। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है ये भी आप हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। विच कंट्री फाइल्ड ए केस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट इजराइल्स एक्शन इन पैलेस्टीन कॉलिंग इट जेनोसाइड। मतलब इजराइल जो पैलेस्तीन में कर रहा है उसके खिलाफ कौन से देश ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल किया। ऑप्शन ए रवांडा, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो आप देखिए ऑप्शन ए में क्या रखा है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी बी में, ऑपरेशन सी ऑपरेशन अजय, ऑप्शन डी ऑपरेशन देवी शक्ति। तो मैच द फॉलोइंग है। ठीक है। तो हालांकि ये ऑपरेशन 2 साल 1.5 साल पुराना है, बट बीपीएससी अब क्या कर रही है कि 1.5 साल पहले का भी खबर उठा के आपको क्वेश्चन बना रही है। तो हम क्यों छोड़े भाई। तो आप बताओ, ऑपरेशन गंगा के बारे में जरूर सुना होगा आपने। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तो भारतीयों को बचाने के लिए, वहां से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो अगर ए आपका मैच करता है 4 के साथ तो 2 ऑप्शन चले गए। फिर आप बताइए ऑपरेशन कावेरी कहाँ पर। तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था, वहां पर भी भारतीय फंसे हैं, तो वहां से वापस बुलाया जाए। तो बी का 3 हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 3। तो राइट आंसर इज सी। राइट। और भी बहुत सारे ऑपरेशन न्यूज में चल रहे हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है, ऑपरेशन और क्या है, ट्रू प्रॉमिस, रोअरिंग लायन। ठीक है। अभी भारत ने 2-3 ऑपरेशंस भी लॉन्च किए हैं। अब जैसे ईरान में घटना चल रही है तो उसके लिए भी लॉन्च किया था। तो बी अवेयर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। विच केमिकल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन। पिछले टेस्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया था आपको। ठीक है। सोडियम नाइट्रेट होगा या सिल्वर नाइट्रेट होगा या सिल्वर आयोडाइड होगा या पोटेशियम क्लोरेट होगा, कौन सा होगा बताओ। सिल्वर आयोडाइड होगा। ठीक है। और सिल्वर आयोडाइड के साथ याद रखना है आपको पोटेशियम आयोडाइड भी होता है, लेकिन यहाँ पोटेशियम आयोडाइड ऑप्शन में नहीं है तो सिल्वर आयोडाइड होगा। प्लीज बी केयरफुल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जेफरी हिंटन, ऑप्शन बी सैम अल्टमैन, ऑप्शन सी जॉन मैकार्थी, ऑप्शन डी यान लेकुन। तो देखिए भाई, सैम अल्टमैन तो चैट जीपीटी के फाउंडर है। वैसे इसका राइट आंसर है जॉन मैकार्थी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और एआई से रिलेटेड आप हमें बताओ कि जीपीटी का क्या फुल फॉर्म है, एलएलएम का क्या फुल फॉर्म है, और भारत की जो स्वदेशी एलएलएम है, कुछ एग्जांपल्स आप हमें अगर बता सकते हैं तो प्लीज डू इन द कमेंट सेक्शन। और एंगेज रहिए, जो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं तो उसका जवाब दीजिए। गलत आ रहा हो तो भी दे सकते हो, आप क्या दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में सही भी कर सकते हो और सब भी आंसर देंगे। तो इंटरेक्टिव रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। द सेक्टर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन सी हेल्थ क्षेत्र, ऑप्शन डी वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन तो वही लग रहा है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको रोड बनवाने की बात हो तो पीडब्ल्यूडी लिखा रहेगा। ठीक है। पुल बनवाने की बात हो तो पीडब्ल्यूडी सब आ जाते हैं। यस, यही है। और क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। द मेन फोकस ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। अब ये देखिए क्या है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था ना इंडियन गवर्नमेंट ने। क्या ऑब्जेक्टिव है, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन करना है। बी में डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी टेलीकम्युनिकेशन। वैसे कीवर्ड मैचिंग जो हमारा ट्रिक्स है उस हिसाब से देखा जाए तो बी आंसर होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट सिटी का मतलब ये था कि भाई जो भी सिटीज है ना उसको स्मार्ट बनाया जाए, टेक्नोलॉजिकली इनोवेटिव बनाया जाए। जैसे ट्रैफिक सिग्नल है वो ऑटोमेटेड कंट्रोल हो, या फिर कोई अगर ये ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका चालान ऑटोमेटिक एआई बेस्ड कैमरा से कट जाए। ये सब कुछ सिस्टम है, स्मार्ट डस्टबिन मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब आते हैं। तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू व्हाट। ये आप देख रहे हो ना, ब्लू इकोनॉमी पूछा, अभी ग्रीन है, ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वैसे। तो ऑप्शन ए है आपका रूरल कनेक्टिविटी, बी है रिन्यूएबल एनर्जी, सी है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, और डी है वाटर सप्लाई एंड सीवेज। तो आई थिंक कि आप आंसर पर आ गए होंगे। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ग्रीन अगर कहीं पर भी नाम सुनते हैं तो सस्टेनेबल
उसको से रिलेट जरूर करेंगे, क्योंकि सस्टेनेबल का मतलब होता है कि भाई हम चीज़ें आज तो यूज कर ही रहे हैं, उसको इतना अच्छे से यूज करें कि भाई भविष्य के लिए भी वो चीज़ मौजूद हो। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल। ठीक है, एंड वी फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कब तक हमें पूरा करना है टारगेट? याद कुछ आ रहा है आपको? अगर याद आ रहा है तो बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। तो दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लोअरिंग द लॉजिस्टिक कॉस्ट टू सिंगल डिजिट ऑफ जीडीपी इज नीडेड फॉर ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोवाइड्स ए परमानेंट सब्सिडी, ध्यान रखिएगा, टू इंश्योर लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिवनेस ऑफ ऑल द एमएसएमईज। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब आप हमें बताओ कि भाई अगर हमें ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस करना है, हमारा प्रोडक्ट विदेशों में बिके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एसेस हो, तो कॉस्ट कम करेंगे तब ना। लॉजिस्टिक मतलब क्या? किराया। पता चला 10 का प्रोडक्ट है, 15 रुपये किराया ही लगेगा, कौन खरीदेगा भाई? और खासकर तब जब चाइना जैसा मार्केट है, चाइना जैसा प्रोडक्शन हाउस है, लोअर करना पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट। और कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट थोड़ी ना है, जनरल स्टेटमेंट है। हाँ भाई लो कर दो, क्या दिक्कत है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। लेकिन अब स्टेटमेंट 2 में आओ कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का योजना हमने सुना है कि इसका मतलब क्या था कि जो भी कंपनी है उसको इंसेंटिव दिया जाए मॉनेटरी टर्म्स में कि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, परमानेंट सब्सिडी। परमानेंट मतलब क्या? सदियों सदियों तक इनका सब्सिडी बना रहेगा। ये कौन पॉलिसी बनाता है भाई? यही गलत हो गया। दूसरी बात क्या है? फॉर ऑल एमएसएमई। भाई मैं भी एक छोटा सा दुकान खोल दूं, प्रोडक्शन हाउस, गवर्नमेंट को पता तक नहीं है, तो वहां से हम कहाँ से सब्सिडी ले लेंगे? है ना? तो ये कुछ बड़े बड़े चुनिंदे कंपनी के लिए, जो लार्ज उसके प्रोडक्शन करते हैं, सेलिंग करते हैं, उनके लिए है। थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा इसके बारे में, पीएलआई के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली आंसर नहीं बता रहा हूँ, उसके साथ साथ कुछ सोचने का लॉजिक भी दे रहा हूँ कि इस तरीके से भी सोचकर आप आंसर पर आ सकते हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड्स ये सीरीज? टोटल 25 क्वेश्चन फिनिश हुए, एंड होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी फैक्ट विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो थैंक यू।